आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 75 लाख रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अवधि 3 वर्ष बढ़ाने को दी मंजूरी। देशवासियों को व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भव अभियान का हुआ शुभारंभ। वाराणसी में G20 देशों की दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था संबंधी कार्य समूह की बैठक का आज अंतिम दिन। आयकर विभाग ने कर चोरी के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे। और कानपुर में 2 वाहनों की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 9 अन्य घायल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान 75 लाख रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अवधि 3 वर्ष बढ़ाए जाने को मंजूरी दे दी। इस पर 1,650 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त एलपीजी के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। ये डिपॉजिट फ्री जो एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिए गए थे, उसी का ही एक्सटेंशन है। पहला रिफिल और स्टोव भी इसमें निःशुल्क दिया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए पूरे देश की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सभी लोगों को व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। राष्ट्रपति ने गुजरात के गांधीनगर में राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कोई भी गांव या क्षेत्र ऐसा न हो जो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहे। उन्होंने कहा कि स्वस्थ भारत का हमारा सपना तभी साकार हो सकेगा जब सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। आयुष्मान भव अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा में चलाया जाएगा। ये अभियान संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण समाज को साथ लेकर चलने के दृष्टिकोण पर आधारित है। राष्ट्रपति द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भव अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण लखनऊ के एनेक्सी सभागार में किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा गोरखपुर, बदायूं, उन्नाव, सिद्धार्थनगर, बस्ती, लखीमपुर खीरी, अमरोहा, मेरठ सहित प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में भी कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित रहे। वाराणसी के जिला चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद जिलाधिकारी S. राजलिंगम ने इस अभियान के बारे में बताया कि आयुष्मान भव अभियान स्वास्थ्य क्षेत्र में एक व्यापक शुरुआत है। उन्होंने कहा कि वाराणसी जिले में 50% अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। राष्ट्रपति महोदया द्वारा इसकी शुभारंभ की गई है और ये 17 सितंबर से इस अभियान का शुरुआत है। इसका 3 घटक है। एक तो स्वच्छता अभियान, एक रक्तदान का भी कैंप्स चलेगी और तीसरा जो है इसमें ऑर्गन डोनेशन के संबंध में हम सब शपथ इसमें लेंगे। और इसके अलावा जो पूरे रविवार और शनिवार को PSC, CSC में और हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो सब सेंटर के साथ है, वहाँ पे जो आयुष्मान मेले की आयोजन होगा और ये हेल्थ का जो इश्यूज़ है इसको घर घर तक ले जाके उनके डायग्नोसिस करेंगे, उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। साथ साथ जो आयुष्मान कार्ड जो बनाने को लेके पहले जो इशू था उसको बहुत सरल कर दिया गया। अब चाहें तो लाभार्थी खुद अपना कार्ड बना सकते हैं। सो हमारे जैसे कि जनपद में अभी और 50% इसमें कार्ड बनाने का जो स्कोप है, इसमें एक और सरलता लाई गई। अब तक पात्रता में जो 6 यूनिट या उससे अधिक जो पात्र गृहस्थी कार्ड धारक है वो भी इसमें पात्र हो जाएंगे कि उसमें उनका भी आयुष्मान कार्ड बनेगा।
वाराणसी में G20 देशों की दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था संबंधी कार्यसमूह की बैठक का आज अंतिम दिन है। 2 दिवसीय बैठक में G20 की दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। इस बैठक में प्राथमिकता के 3 क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन संबंधी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय से उपयुक्त संसाधन जुटाने की प्रक्रिया, सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्तीय व्यवस्था पर चर्चा और इसके लिए क्षमता निर्माण शामिल है। ये क्षेत्र सतत विकास और G20 की अध्यक्षता के विषय वसुधैव कुटुंबकम पर भारत की प्राथमिकता को दर्शाते हैं। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थीम पर वाराणसी के ताज होटल में आयोजित दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था संबंधी कार्यसमूह की बैठक में G20 सदस्य देशों के अलावा विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 90 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। फोकस एरिया यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं, सार्वजनिक वित्त और प्रोत्साहन से जुड़े मुद्दों में हुई प्रगति पर आज की बैठक में चर्चा होगी। 2023 G20 सतत वित्त रिपोर्ट को स्वीकार करने समेत कई मुद्दों पर आज चर्चा दोपहर बाद की जाएगी। शाम को देश विदेश से आए प्रतिनिधि सारनाथ दर्शनों के लिए जाएंगे। कल प्रतिनिधियों ने G20 सतत वित्त रोड मैप को लागू करने में हुई प्रगति पर चर्चा की। बाजार विकास और स्थिरता लक्ष्यों के लिए निवेश से जुड़े क्षेत्रों में प्रगति से जुड़े विचार प्रस्तुत किए गए। जलवायु और अन्य स्थिरता जोखिमों के प्रबंधन और इससे जुड़े खतरों के मूल्यांकन पर भी चर्चा की गई। बाजार विकास और स्थिरता लक्ष्यों के लिए निवेश से जुड़े क्षेत्रों में प्रगति से जुड़े विचार प्रस्तुत किए गए। प्रतिनिधियों ने कल शाम को रिवर क्रूज पर प्रसिद्ध गंगा आरती के भी दर्शन किए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। आयकर विभाग ने कर चोरी की जांच के सिलसिले में कल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मुंबई में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनके परिजनों और सहयोगियों के विभिन्न ठिकानों पर छापे मारे। रामपुर में कथित तौर पर जौहर अली ट्रस्ट की रकम और जौहर अली इंस्टीट्यूट के लिए ली गई जमीन से जुड़ी हेराफेरी के संबंध में आजम खान, उनकी पत्नी, उनके बेटे अब्दुल्ला खान और अन्य परिजनों की संपत्ति की जांच चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय के जांच दल ने भी आजम खान के ठिकानों पर इस मामले में छापे मारे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश के हर गांव का विकास गुजरात मॉडल पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को हर विकास खंड के 10-10 पिछड़े गांवों का चयन करने का आदेश दिया गया है। लखनऊ में योजना भवन में कल संवाददाताओं से बातचीत में श्री मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जल्द ही प्रदेश में 70,000 पात्र गरीब परिवारों को आवास दिए जाएंगे। इसके लिए राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन होगा। उप मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अधिकारियों के पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचने वाले कई लोग मौखिक शिकायत कर लौट जाते हैं। उन्होंने जनपदों में CDO कार्यालय में ऐसे कर्मचारी तैनात करने का निर्देश दिया जो इन शिकायतों को आवेदन के रूप में दर्ज करें। इससे समस्याओं के निस्तारण की प्रक्रिया तेज होगी। कानपुर नगर के विदनू थाना क्षेत्र के अफजलपुर मोड़ के पास कल तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर सवारियों से भरे पिकअप से टकरा गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। पिकअप चालक नौबस्ता से सवारियां लेकर घाटमपुर जा रहा था। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। आज हिंदी विश्व में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में एक है। राष्ट्रभाषा हिंदी संपूर्ण देश में सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता स्थापित करने का प्रमुख माध्यम है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 75 लाख रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अवधि 3 वर्ष बढ़ाने को दी मंजूरी। देशवासियों को व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भव अभियान का हुआ शुभारंभ। वाराणसी में G20 देशों की दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था संबंधी कार्यसमूह की बैठक का आज अंतिम दिन। आयकर विभाग ने कर चोरी के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे। और कानपुर में 2 वाहनों की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 9 अन्य घायल।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।